नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह समय के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन नदियों को हम आप जैसे स्थलाकृतियों को पढ़े थे उसी तरह से महाद्वीपों के अनुसार एक एक कर कर पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम आप शुरू करते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप से। जब हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि सबसे विशाल महाद्वीप है। सबसे विशाल महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर नदियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। पहली नदी आती है एशिया में मिएंडर नदी। मिएंडर नदी यहां पर आपको टर्किया मिल रहा होगा या तुर्की इसका नाम कर दिया गया है। यहां पर प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो आप देखोगे दक्षिण पश्चिम तुर्की में प्रवाहित होती है और ये एजियन सागर में, भूमध्य सागर का भाग है, एजियन सागर में गिर जाती है। ये नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आप नदियों से या नदियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। नदियां अपने कटाव से, नदियां अपने जमाव से कुछ न कुछ स्थलाकृतियां बनाती हैं। तो जब ये मैदानी भागों में पहुंचती हैं नदियां तो इनमें घुमाव आते हैं, मोड़ आते हैं। इस तरह के जब मोड़ आते हैं ये कटाव के कारण और अवसादों के जमा होने के कारण मैदानी भागों में विसर्प या मिएंडर बनते हैं। ये जो मिएंडर नदी है इसमें सबसे ज्यादा विसर्पीकरण हुआ है। इसका मिएंडर जो है दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया, तो इसका नाम ही मिएंडर है। और अगर पूरी दुनिया की नदियों की बात करें तो गंगा में भी मिएंडर बनते हैं, ब्रह्मपुत्रा में भी मिएंडर बनते हैं। ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिनमें मिएंडर बनते हैं। मिएंडर जिसको ना समझ में आए, आप ऐसे समझ लो कि कोई नदी ऐसे बह रही है तो इसमें मिएंडरिंग नहीं है, कोई नदी इस तरह से बह रही है तो इसमें मिएंडरिंग है। और जब यही मिएंडर परित्यक्त कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं नदी के द्वारा, कुछ भाग इनका, मान लो यहां से कोई भाग ऐसे छोड़ दिया जाए, ऐसे बहने लगे और इसमें जल भर जाता है, तो इसी को आप मिएंडर लेक या विसर्प झील या गोखुर झील भी बोलते हैं। तो इस नदी का आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि इस नदी में मिएंडरिंग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विसर्प है, इसलिए आपको ये याद रखनी है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे प्रमुख नदी हमको मिलती है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीरिया से निकलती है और सीरिया में ये गोलन हाइट्स से निकलती है। गोलन हाइट्स पे प्रेजेंट टाइम में इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और ये सीरिया से निकलकर इजराइल के रास्ते बहते हुए, जॉर्डन में बहते हुए और ये फिलिस्तीन के पार्ट में बहते हुए आप देखेंगे तो मृत सागर या डेड सी में मिल जाती है। आप एटलस में देखेंगे, यहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। इस रीजन में आप देख सकते हैं इसके बारे में। जॉर्डन कंट्री का नाम भी है, जॉर्डन नदी का नाम भी है और ये रिफ्ट वैली में या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो हमको दो प्रमुख नदियां मिलेंगी पश्चिम एशिया में। यूफ्रेट्स जिसको पहले फरात के नाम से जाना जाता था, टाइग्रिस जिसको पहले दजला के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप पहले की किताबों को पढ़ोगे या इतिहास में देखोगे तो इन्हीं को फरात और दजला बोला गया है। वर्तमान समय में एक का नाम यूफ्रेट्स है, दूसरे का नाम टाइग्रिस है। इन नदियों की ओरिजिन की बात करते हैं तो तुर्की में टॉरेस पर्वत से होती है। यहां पर आप देखोगे तुर्की का पार्ट है, यहां पर ये टॉरेस पर्वत से निकलती हैं और टॉरेस पर्वत से निकलकर ये तुर्किया से बहते हुए सीरिया और इराक तक प्रवाहित होती हैं। इराक के पास फारस की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती हैं और वहीं पर मिल जाती हैं। यूफ्रेट्स और टाइग्रिस दो प्रमुख नदियां जो हैं, इनके बीच में जो इराक का पार्ट आपको देखने को मिलता है इसी को हम आप बोलते हैं मेसोपोटामिया का मैदान। मेसोपोटामिया का मैदान फेमस क्यों है? खजूर की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। इतिहास में इसका जिक्र आता है, आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ यहां पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था तो फरात और दजला या यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच में जो मैदान अवस्थित है मेसोपोटामिया, उसकी मृत्यु इसी मैदान में होती है। एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखने को मिलेगा, यहां पर जो आपको यूफ्रेट्स नदी है ये एशिया महाद्वीप में, पश्चिमी एशिया में सबसे लंबी नदी है और इसी के किनारे आप देखोगे तो बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद, और मोसूल शहर है। इस पे आईएसआईएस ने कब्जा किया था, उस टाइम पे चर्चा में था। ये दोनों प्रमुख शहर उसी पे अवस्थित हैं। दजला या फरात, यूफ्रेट्स या टाइग्रिस का जो संगम होता है वो इराक के दक्षिणी भाग में अल बसरा नामक स्थान पे होता है, जहां पर दोनों को संयुक्त रूप से सत अल अरब नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नदियां दोनों संयुक्त रूप से मिलकर फारस की खाड़ी में अपना पानी, अपना जल डिस्चार्ज करती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको अफगानिस्तान की एक बहुत प्रमुख नदी देखने को मिलती है, हरीरूद नदी या हरी नदी या हेरात नदी। यह नदी अफगानिस्तान के मध्य भाग से, पर्वतीय भाग से निकलती है। यहां पर आप देखोगे इस भाग में
तो ये अफगानिस्तान के पर्वतीय भाग से निकलती है और तुर्कमेनिस्तान के काराकुम मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। यह एक अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है, जैसे हमारे यहाँ लूनी नदी। लूनी नदी जैसे आप देखोगे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसी तरह से ये काराकुम मरुस्थल में डिसअपियर हो जाती है, वहां पर एक विलीन हो जाती है। इसके निचले भाग में आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान और ईरान के मध्य सीमा बनाती है और ऊपरी भाग में ये ईरान और तुर्कमेनिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। इसी नदी पे भारत अफगान मैत्री बांध, भारत के सहयोग से एक बांध इस नदी पे बनाया गया है, जिसको आप वहां की पॉपुलर भाषा में या पॉपुलर लैंग्वेज में सलमा डैम के नाम से जानते हैं। इस बांध का बनाने का उद्देश्य क्या था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, ये दो प्रमुख कारण थे। तीसरा कारण आप कह सकते हो कि पीने के पानी। तो ये बांध जो है पूरी तरीके से भारत के द्वारा दिए गए पैसे की फंडिंग से बनाया गया है, इसलिए नदी हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत और अफगान मैत्री बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आप बता सकते हैं, या इसका पॉपुलर नाम सलमा डैम है, यहां से आप बता सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी मिलती है। ये अफगानिस्तान में अवस्थित हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और ये हिंदू कुश पर्वत से निकलकर अफगानिस्तान और ईरान में बहते हुए ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर अवस्थित हमून झील में मिल जाती है। फिर उसके बाद एक प्रमुख नदी आती है तारिम, चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग भाग में। ये चीन का भाग है, ये उत्तर पश्चिम का भाग है। यहां पर उत्तर पश्चिम में ये सिंजियांग प्रांत में तियानशान और कुनलुनशान पर्वतों के मध्य अवस्थित तारिम बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदी है। तारिम बेसिन एक मैदानी भाग है और इसी के नाम से नदी बहती है, इसको तारिम रिवर या तारिम नदी कहते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं अमू दरिया। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां हैं, अमू दरिया और सीर दरिया, जिनका मुहाना आपको अरल सागर में मिलेगा। इसका जो स्रोत है अमू दरिया नदी का, ये पामीर पर्वत से निकलती है जो अफगानिस्तान में अवस्थित है। मुहाना मैंने पहले ही बता दिया, अरल सागर में मिल जाती है। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है। बक्स और पंज आपको एटलस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये बक्स और पंज नदियों के मिलने से अमू दरिया नदी का उद्भव होता है या अमू दरिया नदी का निर्माण होता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की नदी है सीर दरिया, आप कह सकते हो कि इसकी फ्रेंड है अमू दरिया, सीर दरिया। दरिया फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नदी। तो यहां पर इसका स्रोत आप देखोगे तियानशान पर्वत। फिलहाल तो इसका विस्तार आपको तियानशान का चीन में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो विस्तार किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के पास है, वहां से ये नदी निकलती है और अरल सागर तक का सफर तय करती है। ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान आदि देशों में प्रवाहित होती है। इस नदी के किनारे अगर हम प्रमुख शहर की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद अवस्थित है, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी हुई थी। उसके बाद अगर हम एक और प्रमुख शहर की बात करें तो कजाकिस्तान में बैकानूर नाम का शहर अवस्थित है, जो है तो कजाकिस्तान में भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन इसको 2050 तक के लिए रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, एक तरह से लीज पे लिया है, क्योंकि रूस का यहां पर उपग्रह प्रक्षेपण स्थल अवस्थित है। तो यहां से आप ये भी देख सकेंगे, आपसे पूछा भी जा सकता है कि रूस का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहां पर अवस्थित है? बैकानूर में। बैकानूर कहां पर है? कजाकिस्तान में। बैकानूर किस नदी के किनारे है? सीर दरिया नदी के किनारे है। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बैकानूर रूस में न होते हुए भी अब कजाकिस्तान में है, तो किस तरह से उसका अधिकार है? तो ये आपका आईआर का पार्ट होगा, वहां पर आप देखेंगे, क्योंकि यहां के लिए एक संधि हुई है, एक ट्रीटी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार कजाकिस्तान ने इस पूरे शहर को रूस को दे दिया है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो यूराल नदी, यहां पर आप देख रहे हो ये जो पर्वतमाला ये फैली हुई है रूस में, आप पर्वतों के बारे में पढ़ चुके हो। यहां पर पर्वत का नाम है यूराल, और ये दक्षिणी यूराल से निकलकर यहां पर आप देखोगे तो ये दक्षिणी यूराल से निकलती है, और दक्षिणी यूराल से निकलकर कजाकिस्तान के रास्ते बहते हुए कहां पर आके मिल जाती है? कैस्पियन सागर में आके मिल जाती है। ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है। आप देखोगे तो यहां कुछ पार्ट में फ्लो करती है, एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है रूस में। फिर उसके बाद हम आते हैं यालू नदी या अमरोक या अमनोक नदी। यह नदी चीन के उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत मंचूरिया, यहां पर आप देखोगे इस भाग में आपको मंचूरिया देखने को मिलता है, चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में, वहां पर प्रवाहित होती है। ये चीन और उत्तर कोरिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, और ये कोरिया में बहते हुए उत्तर कोरिया में कोरिया की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर आप देखोगे इस भाग में, तो आपको यहां पर इस भाग में कोरिया की खाड़ी मिलती है।
इस पूरे के पूरे भाग में प्रशांत महासागर का भाग है। आपको जापान सागर, कोरिया की खाड़ी या पीला सागर या बोहाई की खाड़ी, ये सब आपको जल क्षेत्र मिलेंगे, आप अपने एटलस में लोकेट कर सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो एक बहुत प्रमुख नदी है आमूर नदी। ये यहां पर मंगोलिया और चीन में बहते हुए रूस के रास्ते ये तातार जल संधि या टारटारी जल संधि में मिल जाती है। आप यहां पर देखोगे जल संधियां का पार्ट हम कर चुके हैं। यहां पर सखालिन द्वीप है, ये रूस है, इनके बीच में जो ये सकरा जलीय भाग है इसी को तातार जल संधि बोलते हैं। और आमूर नदी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ पार्ट में, अपने कुछ भाग में रूस और चीन के मध्य में प्राकृतिक सीमा बनाती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। एर्टिस नदी, आप पर्वतों के बारे में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अल्टाई पर्वत, यहां पर आप देखोगे अल्टाई पर्वत आपको मिलेगा चीन के उत्तरी भाग में, जहां पर चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान में नदी प्रवाहित होते हुए रूस में ओब नदी से जाकर मिल जाती है। रूस की एक प्रमुख नदी है ओब, उसमें जाकर ये मिल जाती है। और ये जो नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसकी लंबाई लगभग देखोगे 4248 किलोमीटर आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं टुंगस्का नदी। रूस के साइबेरियाई भाग में एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है टुंगस्का। ये एनेसी नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए नदी, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहां पर 1908 में 30 जून 1908 को एक घटना घटित हुई। एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरता है साइबेरिया के भाग में, जिसका आकार 50 से 60 मीटर का था और जो विस्फोट हुआ था लगभग 12 मेगाटन। बहुत बड़ा विस्फोट, समझ सकते हो कि एक परमाणु बम की तरह यह विस्फोट था। फिलहाल आपको पता है कि रूस का जो साइबेरियाई भाग है या पूर्वी भाग है वहां जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि वहां की जलवायु बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि हार्श है क्लाइमेट वहां की। वहां रहने के लिए वो दशाएं उपलब्ध नहीं है जो एक इंसान के लिए जरूरी होती हैं। तो यहां पर कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली, लेकिन यहां पर बहुत सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। तो इसी घटना के कारण आप देखोगे तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, जो कि एक भूगोल का या एस्ट्रोनॉमी का, खगोल विज्ञान का एक छोटा सा आप कह सकते हो पॉइंट हो सकता है आपको याद करने के लिए। इसको याद करके रखेंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं रेड नदी या हांग नदी। आप देखोगे यहाँ चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में यूनान के पठार या यूनान नाम का स्टेट भी मिलता है, वहां से प्रवाहित होते हुए उत्तरी वियतनाम में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और ये दक्षिणी चीन सागर में जाके मिल जाती है। और इसी के किनारे आप देखोगे तो वियतनाम की कैपिटल हनोई अवस्थित है। फिर हम आते हैं आगे की तरफ। अमोछू नदी या टोरसा नदी, ये चुंबी घाटी एक ट्राई जंक्शन है, तिब्बत, भूटान और इंडिया के बीच में ट्राई जंक्शन है। यहां से ये नदी निकलकर भूटान के रास्ते बहते हुए भारत, बांग्लादेश में बहते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। और इसी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस टाउन है कूच बिहार अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। कर्नाली नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्नाली। नेपाल में इसको कर्नाली बोलते हैं, भारत में इसको घाघरा बोलते हैं। भारत में इसी नदी को घाघरा नदी बोलते हैं, नेपाल में कर्नाली बोलते हैं और तिब्बत में मामचा सांगपो बोलते हैं। नदियों के स्थानीय नाम आपसे पूछे जाते हैं, आप ये जरूर याद रखेंगे कि भारत में जिसको घाघरा बोलते हैं या घाघरा नदी बोलते हैं, नेपाल में कर्नाली बोलते हैं, तिब्बत में मापचा सांगपो नाम से जानी जाती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब सबसे ज्यादा पानी लेकर आने वाली नदी है। और उसके साथ साथ लंबाई के अनुसार देखेंगे तो यमुना के बाद ये दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी में आती है। फिर उसके बाद महावेली गंगा श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। 335 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका जो मुहाना है वो त्रिंकोमाली की खाड़ी, यहां पर आप देखोगे इस जगह पे त्रिंकोमाली की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, वहां पर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको मिलती है इरावदी नदी, म्यांमार की प्रमुख नदी है। यहां पर आपको म्यांमार का मैप देखने को मिल रहा है, म्यांमार की प्रमुख नदी है। ये इधर का पार्ट आप देखेंगे तो आपको म्यांमार का भाग यहां देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर की तरफ। ये तो थाईलैंड का भाग है, यहां ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश म्यांमार का भाग। यहां पर आप देखेंगे तो आपको माली और नामी, एटलस में नहीं मिलेंगी माली और नामी, दो छोटी छोटी नदियां मिलकर इरावदी नदी का निर्माण करती हैं चीन के दक्षिणी भाग में। फिर ये म्यांमार में उत्तर से दक्षिण, यहां पर आप देखोगे म्यांमार में उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होते हुए अंडमान सागर में, यहां जो पार्ट आपको मिलेगा ये अंडमान सागर का पार्ट है बंगाल की खाड़ी में, वहां पर ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। इसकी सहायक नदी है चिंदविन।
इसकी सहायक नदी कभी पूछा जाए तो चिंदविन नदी है, और इस पे प्रमुख शहर म्यांमार के 2 प्रमुख शहर मांडले और यंगून अवस्थित हैं। और म्यांमार में इरावदी और एक छोटी सी और नदी सितांग, इनके बीच का जो डेल्टाई भाग है उसको चावल का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि यहां पर चावल की बहुत ज्यादा खेती होती है और मछली पालन का कार्य किया जाता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो साल्वेन नदी, इरावदी और साल्वेन, यहां म्यांमार में आप देखेंगे तो 2 प्रमुख नदियां हैं, इरावदी और साल्वेन। ये चीन में शान के पठार से, पठारों में हमने आपने पढ़ा था, शान के पठार से निकलती है और अंडमान सागर में गिर जाती है। और आप देखोगे तो इसका भी उत्तर से दक्षिण प्रवाह देखने को मिलता है। ये चीन, म्यांमार और इसका कुछ पार्ट, म्यांमार के रास्ते जब ये बहती है तो कुछ पार्ट इसका थाईलैंड को टच करता है और उसके बाद ये अंडमान सागर में गिरती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चाओ फ्राया नदी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड, थाईलैंड की प्रमुख नदी है चाओ फ्राया नदी, और इस नदी का बेसिन चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसी के किनारे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो हमको मिलेगी चीन की प्रमुख नदी ह्वांगो। अब इस ह्वांगो नदी को पीली नदी भी बोलते हैं, उसके बाद आप देखोगे येलो रिवर भी बोलते हैं, इंग्लिश के अनुसार देखेंगे तो। ये चीन की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी की जब बात हो, इंग्लिश में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, जब लार्जेस्ट की बात हो तो उसके बहाव की, उसके ड्रेनेज की, उसमें जो जल का आयतन है उसकी बात होती है कि नदी कितना पानी बहा कर ले जाती है, तो उसको हम बड़ी नदी बोलते हैं। और जब नदी की लंबाई की प्रॉपर बात हो तो उसको हम लंबी नदी बोलते हैं। तो चीन की सबसे लंबी ना होकर सबसे बड़ी नदी है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पानी बहा कर ले जाने वाली नदी है। ये नदी आप देखोगे तो 5,464 किलोमीटर लंबी है। और अगर आप देखोगे तो ये कुनलुन पर्वत से, हिमालय के उत्तर में अवस्थित कुनलुन पर्वत से निकलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, यहां से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बोहाई की खाड़ी में, जो कि पीला सागर का पार्ट है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है, उसमें ये गिर जाती है। जिस भाग से बहती है इसके ऊपर आपने पढ़ा था लोएस पठार। लोएस पठार का जो भाग है उसके निचले भाग में जो मैदान है लोएस का, वहां पर पीली मृदा पाई जाती है। और जब नदी या कोई भी जल जब प्रवाहित होता है, स्थिर जल नहीं, जब जल प्रवाहित होता है 3 काम करता है, हमेशा याद रखना। बहता हुआ जल इरोजन करता है, कटाव करता है, जिस मटेरियल को कट करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसका परिवहन करता है, उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है, और लास्ट में वही जल जिस मटेरियल को कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको डिपॉजिट कर देता है, उसका जमाव कर देता है, उस अवसाद का, उस सेडिमेंट का। तो नदी के 3 काम है, कटाव, बहाव, जमाव। ह्वांगो नदी लोएस के भाग में जब प्रवाहित होती है तो यहां से लोएस की जो पीली मृदा है उसका कटाव करती है। कटाव करने के कारण इसमें अवसाद की मात्रा तो बढ़ती ही जाती है, उसके साथ साथ इसके पानी का रंग पीला होने लगता है, और ये इतना ज्यादा पीला रंग हो जाता है कि जब ये प्रशांत महासागर में बोहाई की खाड़ी में गिरती है तो वहां का भाग भी पीला नजर आता है। इसीलिए इस पूरे के पूरे पार्ट को पीला सागर या येलो सी बोला गया है। कभी आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं। ये दुनिया की एक ऐसी नदी जो अपने साथ सबसे ज्यादा अवसाद, अवसाद का मतलब मलबा, जो कट की है, जिसका इरोजन की है, कटाव की है, लेकर बहने वाली नदी है। इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा फ्लड आती है, क्योंकि इसका जो रिवर बेड है वो अवसाद के कारण ब्लॉक हो जाता है, तो इसका पानी दोनों किनारों पर दूर तक चला जाता है और आसपास के भाग जलमग्न हो जाते हैं। इसलिए इसको चीन का शोक या सौरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमको मिलती यांग टीसी कियांग या यांगजे नदी। ये चीन में प्रवाहित होने वाली एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, नील और अमेजन के बाद। आप देखेंगे यहां इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर मिलती है। ये तिब्बत में टंगुला पर्वत, यहां पर आप देखोगे तिब्बत अवस्थित है, टंगुला पर्वत से निकलकर ये भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है। अगर इस पे हम प्रमुख शहरों की बात करें तो वुहान, जहां से वायरस फैला, जहां से कोरोना वायरस की आप देखोगे फैलाव की बात हुई है, वुहान इसी के किनारे अवस्थित है, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई, जो अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी के किनारे है। नानजिंग सूती वस्त्र उद्योग के लिए, और चुंकिंग जहां पर लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग का विकास बहुत ज्यादा हुआ है, इसी के किनारे अवस्थित प्रमुख शहर हैं। इस पे दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्ज बांध बनाया गया है, जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, और किसी एक ही जगह पे, पार्टिकुलर एक ही जगह पे दुनिया में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला स्थल है थ्री गॉर्ज डैम, जहां से 22,500 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है।
यांगत्से सियांग नदी के मध्यवर्ती भाग में अगर आप देखेंगे तो हम आप मैदानी भाग में पढ़ चुके हैं, यहां पर सिचुआन या लाल बेसिन मिलते हैं। यहाँ की मृदा का रंग लाल है, इस वजह से इसको रेड बेसिन या लाल बेसिन बोलते हैं, या ऐसे सिचुआन या जेचुआन बेसिन भी बोलते हैं, जो अपनी चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो चीन की एक और नदी है सीकियांग नदी। ये दक्षिणी चीन में यूनान पठार से निकलकर, आप देखोगे यूनान पठार से निकलकर ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। इसी के तट पर ग्वांगझू या कैंटन नाम का बंदरगाह अवस्थित है, और इस नदी को कैंटन या पर्ल नदी भी बोला जाता है। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस नदी के उत्तरी भाग में हांगकांग और दक्षिणी भाग में मकाऊ नाम के शहर अवस्थित है, जो कि एक स्पेशल जोन है, या आप कह सकते हो कि यहां पर प्रशासन का फॉर्मूला थोड़ा से अलग है, क्योंकि हांगकांग पूर्व में यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था और मकाऊ पूर्व में पुर्तगाल की कॉलोनी था। तो इनको कुछ विशेषाधिकार चीन के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ये चीन के अंतर्गत ही आते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी, इस भाग की मैं बात कर रहा हूं, इस भाग में बहने वाली सबसे लंबी नदी जिसका नाम है मेकांग। ये तिब्बत के पठार से निकलती है चीन में यहां ऊपर की तरफ से, और ये बहते हुए आप देखोगे ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहते हुए दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के पास चापाकार डेल्टा बनाते हुए समुद्र में अपना पानी गिराती है। इसकी सहायक नदी है टोनले सैप, जो कि कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में मेकांग नदी से मिल जाती है। और यहां पर टोनले सैप नाम की एक झील भी आपको मिलेगी दक्षिण पूर्व एशिया में, कंबोडिया के पास देखेंगे तो। ये एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसके किनारे प्रमुख शहरों की बात करें तो लाओस की कैपिटल वियंतिने, और कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन, और वियतनाम का बहुत ही फेमस शहर है हो ची मिन सिटी या सैगान, इसी के किनारे अवस्थित है। और ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में, अपने चावल की कृषि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो रूस में हमको 3 नदियां मिलेंगी, ओब, एनिसी और लीना। ओब, एनिसी और लीना, ये 3 नदियां हैं रूस में, जो रूस से निकलकर दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होते हुए ये आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। तो सबसे पहले ओब को देखते हैं। ये यूराल पर्वत से निकलकर दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होते हुए ओब की खाड़ी में, जो आर्कटिक महासागर का भाग है, वहां अपना जल गिराती है। इसके किनारे जो प्रमुख शहर है नोवसिबिर्स्क, ये साइबेरिया का तो सबसे बड़ा शहर है और रूस में ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओब की जो खाड़ी दुनिया की सबसे लंबी एस्चुरी है, 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दुनिया में इतनी लंबी एस्चुरी कहीं पर नहीं देखने को मिलती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो दूसरी प्रमुख नदी आ गई एनएसी। ये रूस के दक्षिणी भाग से निकलकर ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। और एशिया में आर्कटिक महासागर की ओर जाने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। और इसके आप देखेंगे एनएसी नदी के पश्चिम में साइबेरियाई मैदान है। यहां पर आप देखोगे पश्चिम में तो साइबेरियाई मैदान है, और आप पूर्व में देखोगे तो मध्य साइबेरियाई मैदान आपको देखने को मिलते हैं, जिनका ये विभाजन करती है। आप अपने एटलस में लोकेट भी कर सकते हैं। फिर लास्ट नदी है, यहां पर आप देखोगे लीना नदी। ये बैकाल पर्वत, जहां पर आप ये बैकाल झील देखते हैं, यहां पर बैकाल माउंटेन है, यहां से निकलकर ये प्रवाहित होने वाली नदी है, और ये भी आर्कटिक महासागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ चलेंगे तो हमको अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों को देखना है। एशिया महाद्वीप की नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जब बात करते हैं तो हमको सबसे पहले नील नदी के बारे में पढ़ना चाहिए। नील नदी का जो उद्गम है, इसका उद्गम 2 नदियों के द्वारा होता है। एक तो यहां पर आप देखोगे 0 डिग्री के आसपास आपको विक्टोरिया झील मिलेगी। विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी की उत्पत्ति होती है। और यहां पर इथोपियन हाईलैंड या इथोपियन पठार आपने पढ़ा था, वहां पर ताना झील थी। झीलों में आपको पढ़ना भी है झीलों के बारे में, तो वहां ताना नाम की झील मिलेगी। वहां से नीली नील या ब्लू नील की ओरिजिन होती है, और ये सूडान की राजधानी खार्तूम में आपस में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। और ये इजिप्ट के रास्ते बहते हुए भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है, जो पच्छी पंजाकार डेल्टा का उदाहरण कह सकते हैं आप। तो आप देखोगे पहला स्रोत मैंने पहले ही बता दिया, श्वेत नील विक्टोरिया झील। दूसरा नीली नदी ताना झील इथोपिया से। अब ये जब इसका मुहाना आप यहां देखोगे,
इस जगह पे इसके मुहाने पर ये दो वितरकाओं में बढ़ जाती है। इसकी जो पश्चिम की वितरिका है उसको बोलते हैं रोसेटा और पूर्व की जो है उसको बोलते हैं डेमेटा। भूमध्य सागर में वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरी वो नदियां होती हैं जो मेन नदी से, जो प्रमुख नदी से निकलकर बहने लगे। जैसे किसी बड़ी नदी में कोई छोटी नदी आकर मिलती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी, और बहती हुई नदी से कोई नदी निकलकर बहने लगती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका। जैसे इसका बेहतरीन उदाहरण हमारे देश में है गंगा से निकलकर बहने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका हुगली नदी। तो उसी तरह से नील की दो वितरकाएं हैं, रोसेटा और डेमेटा। और अगर इसके आप देखोगे संगम की बात करोगे तो खार्तूम में दोनों नदियां श्वेत नील और नीली नील मिलती हैं और यहीं पर इनका संगम हो जाता है, नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। इस पे प्रमुख शहर युगांडा में जिंजा नाम का बहुत ही प्रमुख शहर, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि पॉपुलर शहर है, वहां का अवस्थित है। फिर दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, फिर उसके बाद सूडान की कैपिटल खार्तूम है, फिर इजिप्ट की कैपिटल कैरो है, और अपने पिरामिड के लिए प्रसिद्ध शहर गीजा इसी नदी के किनारे पर अवस्थित है। जब हम बांधों की बात करते हैं इस नदी पे तो युगांडा में ओवन झरने के पास इस पे ओवन बांध या नालू वाली बांध बनाया गया है। फिर आप देखोगे तो ब्लू नाइल पे ग्रैंड रेनेसा बांध बनाया गया है जिसका डिस्प्यूट भी है इथोपिया और सूडान के बीच में। फिर आप देखोगे तो आपको इजिप्ट में आसवान बांध और नासिर जलाशय देखने को मिलते हैं जो इजिप्ट के द्वारा बनाए गए हैं। सूडान में ब्लू नील और श्वेत नील के जो मध्य अवस्थित दोआब है उसको गजीरा दोआब बोला जाता है, जहां पर कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका में कपास की खेती के लिए कौन सा दोआब प्रसिद्ध है तो आप गजीरा दोआब बता सकते हैं। गजीरा दोआब का निर्माण करने वाली नदियां पूछा जाए तो आप श्वेत नील और ब्लू नील बोल सकते हैं या व्हाइट नील ब्लू नील बोल सकते हैं। अवस्थिति पूछी जाए तो आप सूडान बता सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है तो ये बताने की जरूरत आपको नहीं, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमको अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, देखो फिर से आ गया ना, सबसे लंबी नील है, लंबाई ज्यादा है, सबसे बड़ी कांगो या जायरे है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा पानी या जल को बहा कर ले जाने वाली नदी है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहां पर आप देखेंगे इस भाग में भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी है। बहते हुए जैसे मान लो कोई नदी इस तरह से कट कर दे उसको हम बोलते हैं 2 बार काट दिया। आप देख रहे हो एक बार इधर और एक बार इधर। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ी तो है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये कटंगा के पठार से 2 छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, लुआ लोबा और लुआ पुला, इनके मिलने से इसका निर्माण होता है। ये आपको बता चुके हैं विषुवत रेखा के बारे में। इसकी प्रमुख नदियों में कसाई और ओबांगी। इस भाग में आप देखेंगे इक्वेटोरियल रीजन में अफ्रीका में कांगो बेसिन के आसपास तो आपको 2 प्रमुख नदियां कसाई और ओबांगी नदियां मिलेंगी जो इसकी प्रमुख सहायक हैं। इसकी प्रमुख शहर की बात करेंगे तो कांगो गणराज्य में किंशासा कैपिटल और उसके बाद कांगो में ब्राजीविले, 2 आपको प्रमुख शहर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद इस पे जलप्रपात की जब भी बात होती है तो बोयोमा जलप्रपात, जिसको पहले स्टेनली जलप्रपात के नाम से जाना जाता था, या लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो गणराज्य में अवस्थित एक प्रमुख झरना है। फिर उसके बाद हम इस पे बांध की बात करते हैं तो कांगो में इस पे इंगा नाम का बांध बनाया गया है और ये आप देखोगे अटलांटिक महासागर में जब गिरती है तो वहां पर मतादी एक बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह है, जैसे अपने यहाँ हुगली है, और ये कांगो गणराज्य का आप कह सकते हो कि अकेला बंदरगाह है। और कांगो नदी के बेसिन में जो जंगल हैं, जो डेंस फॉरेस्ट हैं, उनको हम कांगो बेसिन तो बोलते हैं, उसमें विश्व के सबसे छोटे कद के जनजाति पिग्मी पाए जाते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो देखेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर हम आते हैं जाम्बेजी नदी पे। जाम्बेजी नदी का स्रोत कटंगा पठार है, ये हिंद महासागर में मापुतो की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये आप देखेंगे इस वाले भाग में, यहां पर इस भाग की मैं बात कर रहा हूं, ये अंगोला से निकलकर नामीबिया के रास्ते बहते हुए बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक है, यहां पर आपको मापुतो की खाड़ी मिलेगी, यहां पर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यहां पर आप देखोगे जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। और इस पे हम जब जलप्रपात की बात करते हैं तो विक्टोरिया झरना इसी पे है, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है, आपके एटलस में भी आप लोकेट कर सकते हैं। फिर हम इस पे बांध की बात करते हैं तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे करीबा नाम का बांध बनाया गया है और उसके पीछे करीबा नाम का जलाशय भी बनाया गया है जो दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील का
उदाहरण है। फिर एक और बांध है मोजाम्बिक में बनाया गया है, कहोरा वासा बांध, इसी नदी पे आपसे पूछा जाएगा तो आप यहां से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नाइजर नदी। इसको ऑयल रिवर भी बोलते हैं, तेल नदी भी बोलते हैं, क्योंकि जिस भाग में प्रवाहित होती है नाइजर और नाइजीरिया के भाग में, वहां पाम ऑयल का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और दूसरी चीज, नाइजीरिया के निचले भाग में आप देखोगे जो गिनी की खाड़ी है, तो वहां पर खनिज तेल भी आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नाइजीरिया इस रीजन का या पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश भी है। ये गिनी उच्च भूमि से निकलती है, यहां पर देश आपको मिलेगा गिनी। गिनी से निकल कर ये गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर, यहां से ये प्रवाहित होते हुए कुछ इस तरह से अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी है, यहां पर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया, ये वाला पार्ट आपको जो मिलेगा यहां से प्रवाहित होते हुए ये बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसी रीजन में आप देखोगे तो बेन्यू आपको नदी मिलेगी। इसके किनारे जो प्रमुख शहर हैं, माली की कैपिटल बमाको और नाइजर अभी चर्चा में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा सैन्य शासन लागू हुआ है। यहां की चुनी हुई सरकार को सेना ने अपदस्थ करके यहां पर एक तरह से कह सकते हो कि सैन्य शासन लागू कर दिया है, तो उसकी कैपिटल नियामी या नायामी इसी नदी के किनारे अवस्थित है। इसको माली में जोलीबा नाम से जाना जाता है, एटलस में भी आपके है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, सेम नाम है। बाकी जगह ये नाइजर नाम से जानी जाएगी, लेकिन जब माली में प्रवाहित होती है तो इसको जोलीबा के नाम से जाना जाता है। इस पे नाइजीरिया में कैंजी नाम का बांध बनाया गया है। और अगर आप देखोगे तो माली में ये मैसिना या माकिना नाम के दलदल से, वेटलैंड से होकर बहती है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मकिना या मसीना दलदल किस नदी के द्वारा बना है, तो आप बता सकते हैं नाइजर नदी के द्वारा। और आपसे पूछा जाए मकिना या मैसिना वेटलैंड किस देश में अवस्थित है, तो माली में अवस्थित है। और हमने आपको पहले बता दिया कि इसको ऑयल रिवर बोलते हैं। नाइजीरिया में यहां पर आप देखोगे तो इसके किनारे पर पोर्ट हारकोट नाम का एक बंदरगाह है, इसके जस्ट मुहाने पे, जो नाइजीरिया के आयात निर्यात में प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं वोल्टा नदी। यहां पर देश देखो, ये आपको ये वाला देश जो मिल रहा है, ये है घाना नाम का देश। ये घाना में व्हाइट वोल्टा, घाना के ऊपर बर्किना फासो है, लेकिन ये इसका जो मेन पार्ट है घाना में है। बस ये ओरिजिन इसकी उत्पत्ति होती है, यहां ऊपर की तरफ आप देखोगे बर्किना फासो नाम का देश है, तो वहां से व्हाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा के नाम से निकलकर घाना में वोल्टा के नाम से जानी जाती है। और ये गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले इस पे घाना ने वोल्टा नाम का डैम बनाया है, जिसको अकोसोम्बो डैम भी बोलते हैं। और उसी के किनारे एक बहुत बड़ा या उसी के पीछे बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है, जिसको वोल्टा लेक या वोल्टा जलाशय भी बोला जाता है। यह भी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। वोल्टा नदी है, वोल्टा डैम है, वोल्टा जलाशय है, तीन चीजें आपको याद रखनी है। तीनों का रिलेशन घाना से है। बस इनके आप देखोगे जो ऊपर की दो प्रमुख नदियां हैं जिनसे इनकी ओरिजिन होती है, व्हाइट और ब्लैक वोल्टा, ये बर्किना फासो से निकलती हैं। वोल्टा बेसिन जो है, ये जो घाना का पार्ट है, ये अपने कोको के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो हम आप ऑरेंज नदी देखेंगे। इसका नाम है ऑरेंज नदी। ये आप देखोगे लेसोथो, यहां पर आप देख रहे हो ये देश आपको दिख रहे हैं लेसोथो। यहां पर ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका में अवस्थित है, पर्वतों के बारे में हम आप पढ़े थे। यहां से निकलकर ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये नामीबिया है, ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की बीच सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी प्रमुख अगर सहायक नदी की बात करोगे तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है वाल, और ये दक्षिण अफ्रीका में अगुरा विएस नाम का झरना या जलप्रपात बनाती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। आपने देखा था भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो मिली थी, अब आपको मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी आपको मिल चुकी है, जिसका नाम है लिम्पोपो। ये अफ्रीका के ट्रांसवाल उच्च भूमि से, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल उच्च भूमि से यहां से निकलती है। और आप देखोगे यहां पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं टिल्स में, देखना ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। तो आप देख रहे हो यहां से निकल के 2 बार काटती है इसको। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा भी बनाती है। अगर इसके प्रवाह की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। फिर सेनेगल नदी, यहां पर देशी है एक सेनेगल। ये गिनी के उत्तर पश्चिमी भाग में फुटा जलोन, यहां पर आप देखोगे जलोन नाम के माउंटेन मिलेंगे। इस पार्ट में आपको जलोन नाम के माउंटेन मिलेंगे अफ्रीका के। यहां से यह प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगर हम कंट्री की बात करें तो सेनेगल, मॉरिटानिया और माली, यहां पर आपको माली मिलेगा,
यहाँ पर सेनेगल और ऊपर की तरफ मारिटानिया मिलेगा, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली ये प्रमुख नदी है। ये सेनेगल देश और मारिटानिया देश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी है। नेक्स्ट, जुबा नदी, इथोपियन हाईलैंड, यहां पर इथोपिया है, इथोपियाई उच्च भूमि से निकलकर सोमालिया में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, इसको हम जुबा नदी बोलते हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है सिवेली, दोनों आपको एटलस में मिलेंगे, जिसके किनारे सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु अवस्थित है। और ये बहते हुए कहां पर जाती है? हिंद महासागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी बहुत सारी नदियां, लेकिन हम इंपॉर्टेंट को देखेंगे। इंपॉर्टेंट में हम दो पार्ट में देखेंगे, एक ईस्टर्न नदियां और एक वेस्टर्न रिवर्स। यहां पर सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे मरे नदी, ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से, ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको यहां मिलेगा, यहां आपको ऑस्ट्रेलियन आल्प्स मिलते हैं। यहां से निकलकर ये बहने वाली ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2508 किलोमीटर है। और ये दक्षिणी महासागर में, ये ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में आप देखोगे तो दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन मिलता है, वहां पर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इसकी सहायक नदी है मुरुंगविगे नदी, जो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये इसके बाद आप देखेंगे तो इसकी एक और सहायक नदी है डार्लिंग नदी, जिनको आपस में अब तो जोड़ दिया गया है, मरे डार्लिंग के नाम से आप पढ़ते होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसका भी मुहाना या माउथ किसमें है? मरे में है। तो मरे में आप देखोगे मुरुंगविगे और डार्लिंग दोनों मिल जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी सिस्टम या अपवाह तंत्र है। फिर उसके बाद हम चलते हैं पश्चिमी भाग में, देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी यहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वान नाम की नदी, जिसके किनारे पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, और इस पे एक प्रमुख बंदरगाह फ्रीमेंटल अवस्थित है। तो ये नदियों का पहला भाग था। क्योंकि नदियों का पार्ट बहुत बड़ा है, हम दो पार्ट में नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने आपने एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में और ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में हम आप जो बाकी बचे हुए महाद्वीप हैं उन नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।